आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश हैं दिन भर की कुछ अहम खबरें। चीन के साथ लंबे वक्त से सरहद पर जारी तातुल के दरमियान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि राफेल जंगी तैयारों से फिजाया की ताकत और सलाहियत कई गुना बढ़ गई है और ये हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वालों के लिए बड़ा और सख्त पैगाम है। फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल जंगी तैयारों की पहली खेप के 5 तैयारे यहाँ एयरफोर्स स्टेशन पर एक तकरीब में वजीर दिफा राजनाथ सिंह और फ्रांसीसी वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में फिजाइया के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किए गए। ये पांचों तैयारे गुज़िश्ता 27 जुलाई को हिंदुस्तान लाए गए थे। राफेल को शामिल किए जाने से पहले एयरफोर्स स्टेशन पर सभी मज़ाहिब की इबादत की गई, जिसमें सभी मज़ाहिब के नुमाइंदों ने अपने अपने तरीक़े पर दुआया इज्तिमा मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर राइफल तैयारों ने हिंदुस्तान के मुल्की तैयारों तेजिस के साथ सक़ोई तैयारों के साथ तालमेल कायम करते हुए ताकत और तालमेल और जौहर का मुजाहरा किया। मिस्टर सिंह ने बाद में फिजाइया के फौजियों और अफसरों से खिताब करते हुए राफेल तैयारों की ताकत का जिक्र करते हुए हुई चीन और पाकिस्तान को बिलवास्ता तौर पर एक सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आज उनका शामिल होना पूरी दुनिया खुसूसन हमारी सालमियत की तरफ उठाई निगाहों के लिए एक बड़ा और सख्त पैगाम है। My heartfelt thanks to Minister Rajnath Singh and the authorities of the Republic of India for their warm welcome. Coming to India is a unique experience, a unique land of vibrant colors, breathtaking landscapes, and a millennium of rich history. India is unlike any other. An encounter with incredible India, it's not something you can easily forget. So I'm truly delighted that we managed to be here despite the COVID-19 crisis. Today is a stellar achievement for both of our countries. Together, we are writing a new chapter in India-France defense ties, and it's an honor for us to... टीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोकसभा और राज्यसभा के अरकान पार्लियामेंट ने प्रगति भवन पहुंचकर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इजलास में इस माह की 14 तारीख से पार्लिमानी इजलास के आगाज़ के पेश नज़र पार्टी की जानिब से इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया गया। इसके अलावा रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मरकज़ी हुकूमत के मौक़िफ़, मरकज़ की तजवीज़ करदा बिजली की इस्लाहात, GST से मुतालिक मरकज़ के मौक़िफ़ और रियासत की पॉलिसियों पर भी बातचीत की गई। रियासती हुकूमत के सीनियर ओहदेदारों ने भी इस इजलास में शिरकत की। कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने असम्बली की नशिस्तों के दरमियान फासला रखा ताकि समाजी फासले को बरकरार रखा जा सके। इसके लिए मीडिया के अलावा वज़रा और अरकान असम्बली के पर्सनल स्टाफ को भी असम्बली हाल से दूर रखा गया। ताहम आज एक वज़ीर ने दूसरे वज़ीर के साथ बैठते हुए समाजी फासले की बरकरारी की खिलाफ वर्जी की, जिस पर स्पीकर असम्बली ने इन वज़रा की शाइस्तगी के साथ सरजनिश की। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना असम्बली में कुछ नशिस्तों को नो सिटिंग जोन करार दिया गया। ताहम इजलास के दौरान वज़ीर जगदीश रेड्डी अपनी नशिस्त से उठकर वज़ीर इटाला राजेंद्र के साथ उनके बाजू जाकर बैठ गए, जो कि खाली सीट थी जिस पर लिखा था ना बैठने वाली नशिस्त। जब स्पीकर पोचारम श्रीनिवास ने यह देखा तो जल्दी से इस्तिफसार किया कि वो नो सिटिंग जोन वाली नशिस्त पर क्यों बैठे हैं और उन्होंने वज़ीर को वहां ना बैठने का इंतबाह दिया। इसके साथ ही जगदीश रेड्डी इटाला राजेंद्र के बाजू से उठकर अपने नशिस्त पर जाकर बैठ गए।
रियासत तेलंगाना ने रियासत भर के सरकारी और तदरीसी अस्पतालों के अमले की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म पास किया है। तदरीसी अमले की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा पिछले 4.5 साल से ज़ेर इल्तवा था और हालिया अरसे में गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने भी इस मामले पर हड़ताल करने की धमकी भी दी थी। इनके मुतालबात पर गौर करते हुए हुकूमत ने तनख्वाहों में 20 से 40% इजाफा करने का फैसला किया है। रियासत में सरकारी तदरीसी अस्पतालों में 2800 फैकल्टी मेंबर काम करते हैं। उन्हें इससे फ़ायदा होगा। कोरोना वायरस की वजह से रवां साल तनख्वाहों में इजाफे का फैसला करने में हुकूमत को ताख़ीर हुई। डॉक्टर श्रीनिवास सदर रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कहा कि तनख्वाहों पर नज़रसानी करने की हुकूमत के फैसले का वो खैर मकदम करते हैं। जुमेरात को जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ी हुई तनख्वाहों को इस माह से नकद अदा किया जाएगा। बढ़ी हुई तनख्वाहों के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर को 67 से 90,000 के दरमियान, एसोसिएट प्रोफेसर को 80,000 से 1 लाख के दरमियान और प्रोफेसर को 1,25,000 से 1,80,000 के दरमियान तनख्वाहें मिलेंगी। कौंसिल में वक्फे सवालात पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नक्स IT KT रामाराव ने कहा कि फार्मासिटी को रोकने के लिए चंद अफराद साजिश कर रहे हैं। अरकान के सवालात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी सतह पर हैदराबाद में फार्मासिटी कायम होने जा रही है। फार्मासिटी के लिए अभी तक 80,000 एकड़ अराजी हासिल की जा चुकी है। मज़ीद चंद अराजी हासिल किए जाना बाकी है। DPR के बाद सनतों के लिए अराजियात फराहम की जाएंगी। अगर सनतें कायम ना करने पर हुकूमत इन अराजियात को वापस लेगी। हुसूल अराजी के लिए मुकामी कायदीन नौजवान ताउन करें। मालिकान अराजियात को हुकूमत मुआवजा अदा करेगी। ఎక్కడైతే మనకు ఇబ్బందులు లేకుండా మరి సవ్యంగా స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కూడా సహకరించి స్థానిక యువత కూడా సహకరించి ఉపాధి అవకాశాలు రావడానికి వారు కూడా తోడ్పడుతున్నారో అక్కడ వేగంగా జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష। హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీకి సంబంధించి ఇప్పుడే గౌరవ సభ్యులు పట్నం మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు అక్కడ ఇంకా కొంత భూసేకరణ మిగిలింది అధ్యక్ష। దాదాపు 9,000 ఎకరాల దాకా అయింది। ఇంకా మిగతా కార్యక్రమం దాదాపు 8,000 పైచిలకు ఎకరాలు అయింది అధ్యక్ష। ఇంకా మిగతా కార్యక్రమం చేయాల్సి ఉంది। కానీ స్థానికంగా కొంతమంది మరి ముఖ్యంగా రాజకీయ దురుద్దేశాలతో ప్రాజెక్టును అడ్డుకోవాలనే ఉద్దేశంతో కూడా కొంతమంది వారి ప్రయత్నం వారు చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష। అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో రైతులందరినీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు వారిని సంప్రదిస్తూ వారిని కాన్ఫరెన్స్లోకి తీసుకుంటూ స్థానిక యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే దిశగా భూమి కోల్పోయిన వారికి కూడా అవసరమైతే అందులో కొంత మనం వారికి నష్టపరిహారం కూడా ఇస్తూ దాంతోపాటు ఉద్యోగాలు కూడా కల్పిస్తూ మనం ముందుకు పోతూ ఉన్నాం అధ్యక్ష। ఈ క్రమంలో అధ్యక్ష మొత్తంగా చూసినట్టయితే ఇప్పుడే నేను ఫార్మాసిటీ విషయంలో చెప్పినట్టు కొంత భూసేకరణ మిగిలి ఉంది। ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడికక్కడ కోర్టు ప్రకారం కానీ చట్టం ప్రకారం కానీ ఎంతైతే నష్టపరిహారం చెల్లించాలో అంత చెల్లిస్తూ ఉన్నాం। కానీ గౌరవ సభ్యులు మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఎక్కడైనా ఏమైనా స్పెసిఫిక్గా ఒక కేసు ఉంటే వారు మా దృష్టి। वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर ने कहा कि मक्का मस्जिद के तामीराती काम 90% मुकम्मल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द तमाम काम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर मौसूफ कानून साज काउंसिल में मक्का मस्जिद के कामों से मुताल्लिक़ रुकन काउंसिल फ़ारूक हुसैन की जानिब से उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद की तारीख़ 400 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि एक तारीख़ी मस्जिद की तामीर के लिए 8 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि कोरोना की वजह से मक्का मस्जिद के काम में कुछ ताख़ीर हुई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत एक सेकुलर हुकूमत है और तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है। మక్కా మస్జిద్ భారతదేశంలో అతిపెద్ద మస్జిద్లలో ఇది కూడా ఒక గొప్ప చారిత్రాత్మక కట్టడం। ఇలాంటి పురాతన వారసత్వ సంపద కాబట్టి దీన్ని కాపాడుకోవడం అనేటువంటిది మనందరి బాధ్యత, సమిష్టి బాధ్యత। ప్రభుత్వం కూడా దీనిపైన చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవడం జరిగింది। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క సెక్యులర్ ప్రభుత్వం అనేది ఈ మక్కా మస్జిద్కి సంబంధించి రిపేర్లు పునర్నిర్మాణం చేయడం కొరకు మైనారిటీ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి 8,48,00,000 రూపాయలు మరి హెరిటేజ్ అండ్ ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్కు కేటాయించడం జరిగింది సార్। వాస్తవంగా ఇది 22 ఫిబ్రవరి 2019లో పూర్తి కావాల్సి ఉండేది। అయితే పనులు కొంత ఆలస్యమైన మాట వాస్తవం। रियासती वज़ीर एरब अली दयाकर राव ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के शुरू करदा देही तरक्याती प्रोग्राम पल्ले प्रगति के ज़रिए जहरीली बुखार पर काबू पाया गया। कानून साज असम्बली में सवाल और जवाब के सेशन के दौरान वज़ीर ने कबायली ग्राम पंचायतों की तरक्की पर मेंबरों के ज़रिए उठाए गए सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कबायली तांडों की शनाख्त ग्राम पंचायतों के तौर पर की। वज़ीर आला ने ST तबक़ात के कई स्कूलों
सालों के ख्वाब को पूरा किया। ई दयाकर राव ने कहा कि 4,383 नई ग्राम पंचायतें तश्कील दी गई, 1,827 नई कबायली पंचायतें तश्कील दी गई। वज़ीर ने कहा कि यहाँ 1,177 एसटी की मुकम्मल आबादी वाली ग्राम पंचायतें हैं। हम देही तरक्याती प्रोग्राम के ज़रिए देहात की तरक्की कर रहे हैं। कम आबादी वाले हर गांव के लिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ఈ ఆర్థిక 2021 ఆర్థిక సంవత్సరం 11,725 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 3,952 కోట్లు విడుదల చేయడం కూడా జరిగింది. ప్రస్తుత పెన్షన్లు 38,32,831 మందికి ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో పట సంవత్సరానికి 800 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎంత పెరిగిందో ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి. అదే తీరుగా वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेजों के क़याम के मामले में मरकजी हुकूमत के जवाबित की वजह से ताख़िर का सामना करना पड़ रहा है। वजीर ने कानून साज असम्बली में हज़ब इख्तलाफ के मेंबरों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों को मियारी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर ने कहा कि के चंद्रशेखर राव के मंसूबों पर अमलावरी के तहत ही तिब्बी शोबे में बुनियादी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अंदरून 50 माह 50 मेडिकल कॉलेजों का क़याम में लाया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में मियारी इलाज की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। మహనీయులు మెదక్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ కూడా సంగారెడ్డి ఉండేది తమకు తెలుసు. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు తమరు మేమందరం కలిసి అనేక సార్లు తెలంగాణకు మెడికల్ కాలేజ్ విషయంలో అన్యాయం జరిగిందని చెప్పి ప్రశ్నించిన విషయం కూడా తమకు తెలుసు అధ్యక్ష. అందువల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత 50 నెలల కాలంలోనే 50 సంవత్సరాల కాలంలో సమైక్య రాష్ట్రంలో ఒక్క కాలేజీ కూడా రాలేదు. కానీ 50 నెలల కాలంలోనే 6 మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చాయి అధ్యక్ష. వారే చెప్పిండు సిద్దిపేట, సూర్యాపేట, నల్లగొండ, మహబూబ్ నగర్ కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మనం మాట్లాడి ఈఎస్ఐ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ ఎయిమ్స్ మెడికల్ కాలేజ్ తమకు తెలుసు అధ్యక్ష. మనం ఉద్యమ సందర్భం కొట్లాడి असम्बली में वक्फे सवालात पर रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी के लिए असम्बली इंतखाबात के दौरान के चंद्रशेखर राव ने मेडिकल कॉलेज लाने का वादा किया था। 1.5 साल गुजर गए केसीआर से ख्वाहिश करता हूं कि वो अपने वादे पर जल्दी अमल करे। जिस तरह सिद्दीपेट के लिए मेडिकल कॉलेज को मंजूर करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, इस तरह संगारेड्डी हेडक्वार्टर होने की वजह से पटनचेरू से जहीराबाद तक हाईवे रोड है। सारे इमरजेंसी केसेस संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल आते हैं। संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने में स्टाफ की कमी है। हुकूमत मखलूआ जायदादों को भी पूर करे, जग्गारेड्डी ने मुतालबा किया। సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఇవ్వడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది. అదే ఒకసారి మంత్రి గారికి మళ్ళీ అంటే సంవత్సరంన్నర అయింది. అయితే పేపర్ ద్వారా ఆల్రెడీ జవాబు వచ్చింది. అయినా సరే ఒకసారి మంత్రి ద్వారా వినాలని వారి దృష్టితో వారి ముందు తీసుకొస్తున్న అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా అధ్యక్ష, సంగారెడ్డి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మెడికల్ కాలేజ్ నేను ప్రధానంగా అడగడానికి మొదటి నుంచి కూడా కారణం ఏంటంటే సంగారెడ్డి జిల్లా హెడ్ క్వార్టరు, సంగారెడ్డి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్తో పాటు ఆ సంగారెడ్డికి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ప్రధానంగా మరి ఆ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి జైరాబాద్ కానివ్వండి, నారాయణఖేడ్, అట్లాగే ఆందోలు, పటంచెరు, నర్సాపూర్, మిగతా 5-6 నియోజకవర్గాలకు సంబంధించిన तेलंगाना के नए इलेक्शन कमिश्नर की स्पीकर से आज मुलाकात हुई। तेलंगाना के नए रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थर सारथी ने आज स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से उनके मकान पर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये खैर सगाली मुलाकात थी। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि हम रियासत तेलंगाना में बड़े पैमाने पर तेल की पैदावार को फ़रोग़ दे रहे हैं। कानून साज असम्बली में सवालात और जवाबात के दौरान वज़ीर ने पाम ऑयल की काश्त से मुताल्लिक़ मेंबरों के ज़रिए उठाए गए सवालात के जवाबात दिए।
इस मौके पर वजीर ने कहा कि सीएम के चंद्रशेखर राव ज़रई शोबे को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। इस शोबे के ज़रिए आने वाले रोज़गार के मौके रियासत की मजमूई आमदनी के साथ रोशन मुस्तकबिल के लिए होंगे। इस साल अब तक 40 लाख एकड़ रकबे पर फसलों की काश्त की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकज़ ने तेलंगाना से मंगवाए गए कुल अनाज का 55% हिस्से की खरीदारी की। मार्केट पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए फसलों की काश्त करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रवां साल बेहतर काश्तकारी को यकीनी बनाया गया है। इस साल दाल को तरजीह दी गई है। हुकूमत ने नई फसलों को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है। महकमा ज़राअत मुख्तलिफ़ फसलों की पैदावार को अहमियत दे रहा है। मुस्तक़बिल में ख़ास तौर पर खाना पकाने वाली तेलों के इस्तेमाल में इजाफ़ा हुआ है। मरकज़ी हुकूमत ने बैरून मुल्क से पाम ऑयल की दरामद के ख़तरात को तस्लीम करते हुए पाम ऑयल की तैयारी को फ़रोग़ देने के इक़दाम कर रही है। मरकज़ पाम ऑयल की दरामद पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ ने 18 लाख एकड़ पर तेल की काश्त करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 354, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर। గౌరవనీయ అధ్యక్ష, ఏ ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి, బి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి, సి ప్రశ్నకు సమాధానం జాతీయ ఆహార భద్రతా మిషన్ ఆయిల్ పామ్ పథకం కింద 2,500 హెక్టార్లు అంటే 6,250 ఎకరాల్లో ఈ సంవత్సరం ఆయిల్ పామ్ సాగును చేపట్టడం జరిగింది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ఆయిల్ పామ్ సాగు కోసం తెలంగాణలో ఉండేటువంటి 33 గాను 25 జిల్లాల్లో 3,29,000 హెక్టార్లు అంటే 8,14,000 ఎకరాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవలనే ప్రకటించి అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో ఆయిల్ పామ్ చేపట్టవలసిందిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ ప్రశ్న टीआरएस रुकनी असम्बली बालका सुमन ने असम्बली इजलास के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रियासत में इस वक्त पाम ऑयल को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पाम ऑयल की पैदावार को फ़रोग़ देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि रियासत में 25 अजला में 8 लाख एकड़ अराजी पर पाम ऑयल की फसलों की पैदावार का शोबे ज़राअत ने फ़ैसला किया है। इसके लिए खानगी कंपनियों की मदद हासिल करने के लिए जोन्स के क़याम के लिए हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। ताहम अब तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। बालका सुमन ने कहा कि पाम ऑयल को फ़रोग़ देने के इक़दाम में तेज़ी लाने के लिए फौरी जोन्स की तश्कील के अमल को मुकम्मल करने पर जोर दिया है। పంటలు ఇక్కడ పండించడానికి గత ప్రభుత్వాల నుండి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సాహం లభించక ఇప్పటికీ వంట నూనెల్ని ఎక్కువగా ఇండోనేషియా, మలేషియా నుంచి దిగుమతి చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పల్సెస్ను కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇక్కడ ఎక్కువ పండించకుండా వాటిని కూడా దిగుమతి చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. క్రూడ్ ఆయిల్ని కూడా మనకు చుట్టూ విస్తారంగా సముద్రాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతర గల్ఫ్ దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. సో ఈ మూడింటి లోపలనే పెద్ద ఎత్తున భారతదేశం విదేశీ మారక ద్రవ్యాన్ని ఎక్కువ కోల్పోతూ ఉంది అధ్యక్ష. నేను గతంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కూడా ఈ అంశంపై కొంత పరిశోధన చేసినాను అధ్యక్ష. సో ఇక్కడ ఇండియా ఖచ్చితంగా భారతదేశం సెల్ఫ్ రిలయంట్ కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవాళ కొత్తగా ఏర్పడ్డటువంటి రాష్ట్రం, దేశానికి అన్ని రంగాల్లో రోల్ మోడల్గా ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంగా ఇవాళ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో తెలంగాణ ఖచ్చితంగా ఈ వంట నూనెల దిగుమతి విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చేసుకుంటున్నటువంటి ధర్మిల ఆ వంట నూనెల ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి పెంచి భారతదేశ ప్రగతిలో తెలంగాణ కూడా తన వంతు పాత్ర పోషించాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు గుర్తించి దీనికి సంబంధించినటువంటి పంటల్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగా పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణలో పామాయిల్ను ప్రోత్సహించాలని చెప్పి నిర్ణయం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది అధ్యక్ష. ఇప్పటికే దగ్గర 25 జిల్లా असम्बली इजलास में वक्फे सवालात के दरमियान खिताब करते हुए रुकन असम्बली संड्रा वेंकट वीरैया ने कहा कि रियासत में किसानों को कई मसाइल दरपेश हैं और मसाइल को हल करने की अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि किसानों को नर्सरी पौधे फराहम किए जाते हैं, ताहम किसानों ने नाक़िस पौधों की फराहमी के बाद काश्तकारी पर बुरा असर पड़ने की कई मरतबे शिकायत की है। संड्रा ने एपी से अनाज और मेवों की खरीदी के बाद रिकवरी को शरह में कमी वाक़िब हो रही है। चुनाचे इस सिलसिले में जांच करते हुए उसका हल तलाश करने पर उन्होंने जोर दिया।
తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈరోజు కాళేశ్వరం ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క మరి స్వప్నం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పూర్తయిన సందర్భంగా రేపు సీతారామ ప్రాజెక్టు కానీ లేకపోతే మహబూబ్నగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులు కానీ పూర్తవుతున్న సందర్భంగా ఎక్కువగా సాగుకు అవకాశం ఉన్న ఒక పంట, ఇది ఒక వాతావరణం। पीठापुरम में हिंदू देवी देवताओं के बुतों को तोड़ने, अंतर्वेदी में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी के रथ को जलाने जैसे वाक़यात के बाद आंध्र प्रदेश में हलचल मची हुई है और हुकूमत पर तनकीदें की जा रही हैं। इस मौजू पर भारतीय जनता पार्टी के कन्ना लक्ष्मी नारायण ने भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और टीटीटी और वाईसीपी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में मंदिर को मुस्मार किया गया था। वाईसीपी के इख्तिदार में आने के बाद से ही हिंदू मजहबी मकामात पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मशरक़ी गोदावरी के अंतर्वेदी मंदिर के रथ को जलाने पर यह कहना कि एक पागल शख्स का काम था नहायत ही अफसोसनाक है, क्योंकि किसी भी पागल में कहीं भी किसी भी मजहबी मुकाम को आग नहीं लगाई ऐसी कोई इत्तला नहीं है। असल खताकार को पकड़ने के बजाय मुलज़मीन को पकड़ने पर मुअत्तल किया जा रहा है। कन्ना लक्ष्मी ने कहा कि असल मुजरिमों को बचाने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं। एहतजाज करने पर बीजेपी कायदीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, कन्ना लक्ष्मैया ने इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद वी हनुमंतराव ने कीसरा मंडल रेवेन्यू दफ्तर के रूबरू एससी तबके के किसानों को इंसाफ देने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी किसान मुजाहिरीन ने बदउनवान तहसीलदार की जानिब से जारी किए गए पासबुक्स को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। नागराज इतना पासबुक एंटने 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 नागराज इतना पासबुक अनुमति हमारे। आज कानून साज काउंसिल इजलास के दौरान मेंबरान ने बेरोजगारी के मसले को ऐवान के तवज्जो में लाया। इस मौके पर श्री सुभाष रेड्डी ने मसला उठाते हुए कहा कि अगरचे कि मेदक एक ज़िले की हैसियत से तश्कील पाया था, हालांकि मेदक एक शहरी मरकज़ है, लेकिन ये अफसोसनाक है कि मेदक शहरी इलाके में सनती तरक्की सिफर सतह पर है। वज़ीर ने जब से मेदक को एक अलहदा ज़िलाई मरकज़ की हैसियत से कायम किया है, इस खित्ते के बेरोज़गार नौजवान मुलाजमत के मौक़े की उम्मीद कर रहे हैं और सनती शोबे की तरक्की के मुंतज़िर हैं। एमएलए श्री सुभाष रेड्डी ने वज़ीर KTR पर जोर दिया कि फौरी तौर पर मुनासिब कार्रवाई करें और मेदक शहर के आसपास सरकारी अराजी पर सनतें कायम करें, जिस पर मुस्बित जवाब देते हुए वज़ीर KT रामाराव ने ऐवान को यकीन दिलाया कि मुनासिब इक़दाम उठाए जाएंगे। మా మెదక్ ప్రాంతంలో చాలా వెనుకబడి ఉంది, ఇండస్ట్రీ పరంగా చాలా వీక్గా ఉంది వేస్తున్నాను। మా మెదక్ ప్రాంతంలో చాలా వెనుకబడి ఉంది, ఇండస్ట్రీ పరంగా చాలా వీక్గా ఉంది। वज़ीर इमारत शुआरे व विमला प्रशांत रेड्डी ने कानून साज काउंसिल में MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन की जानिब से रियासत में फास्ट टैग पॉलिसी की तारुफ और NH 65 पर कोमको टूल गेट पर ट्रैफिक के मसले पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कौमी इलेक्ट्रॉनिक टूल जमा करने का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसका मकसद हिंदुस्तान में तमाम कौमी शाहराहों को RFID पर मबनी टैग के ज़रिए एक मुत्तहिदा टूल जमा करने का हल फराहम करना है। उन्होंने इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। మీటింగ్ కన్వీన్ చేయించి వారు సూచించిన అంటే 2 అప్పు 2 డౌన్ 4 పెంచుతున్నారు। డెఫినెట్గా మరి నేను గౌరవ సభ్యులతో ఒక మీటింగ్ కన్వీన్ చేయించి అది మన గుల్బర్గా డివిజన్లో ఉన్నప్పటికీ మన ప్రాంతంలో ఫిజికల్గా ఉంది కాబట్టి నేను డెఫినెట్గా వాళ్ళతో మీటింగ్ గౌరవ సభ్యులతో మీటింగ్ కన్వీన్ చేయించి। जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी डॉक्टर RC कुंतिया ने नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत को हर महाज पर नाकाम करार देते हुए कहा कि मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से मुल्क इंतहाई अबतर सूरत हाल से दो चार है। डॉक्टर कुंतिया ने सहाफ़ती बयान में कहा कि 471 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स जो मुल्क की तरक्की में अपना गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रहे थे, मोदी की गलत मनसूबाबंदी के बाद बेरोज़गार हो गए।
बेरोजगारी में हर रोज इजाफा होता जा रहा है और माशी बदहाली अपने उरूज पर पहुंच गई है। Job in organized sector is 21 million. 130 million migrant workers lost their job. 111 workers were working in small and medium scale industries also lost their job. As a whole, 471 millions of workers who are working in unorganized sector and contributing a lot for this country's economy could not get anything. The Indian people and workers and youths are cheated by this Modi government in the name of demonetization, GST, privatization, disinvestment and direct forest investment. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन पार्लिमान ए रेवंत रेड्डी ने आज रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव को इंतबाह दिया कि वो ओहदेदारों को हिरासत करते हुए सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की इजाज़त हासिल न करें, सिर्फ फॉरेस्ट एंड रेवेन्यू एंडोमेंट एक्ट के 2006 के तहत ही सेक्रेटेरिएट की तामीर करे। बसूरत दीगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को चाहिए कि वो केसीआर के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करे। अगर ट्रिब्यूनल इसमें नाकाम रहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। रेवंत रेड्डी ने यहाँ सेक्रेटेरिएट में मस्जिद और मंदिर को उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा किया। फाइंडिंग कमेटी को अपॉइंट किए सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को मेरा तरफ से जो भी पूरे डिटेल्स जो भी एविडेंसेस देने का था मैं उनको देने के लिए आया था। आज सवेरे मेरे घर के सामने बहुत पुलिस को लगा के मेरे को रोकने के लिए कोशिश करे, फिर भी मैं डीजीपी और उन लोगों से बात कर लेके यहाँ पर कमेटी को मैं जितने भी मेरे कने कागजा है पूरा कागजा दिए, उसमें से जो डॉक्यूमेंट है निज़ाम सरकार के टाइम पे जो ब्रिटिश वाले को सिकंदराबाद बोलारंग कंटोनमेंट जगह दिए, वो ब्रिटिश लोग इसका हैदराबाद के शहर के पूरे मैप बनाए, उसमें हैदराबाद में आज एक शख्स ने रविंद्र भारती के करीब अपने आप को आग लगा ली। इस शख्स का ताल्लुक ज़िले महबूब नगर से बताया गया है। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक उसने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल मुंतकिल किया। वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। अलबत्ता अक़दाम खुसूसी करने वाले शख्स जय तेलंगाना के नारे लगा रहा था। उसका कहना था कि तश्कील तेलंगाना के बाद भी उसे इंसाफ नहीं मिला। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। నేను తెలంగాణ గురించి 1969లో కొట్లాడా సార్, చిన్నప్పటి నుండి కొట్లాడా। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर इलाकों में आज से पहर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। हैदराबाद के मलकाजगिरी, सिकंदराबाद, वनस्थलीपुरम, लिंगमपल्ली, हयात नगर, माधोपुर, लकड़ी का पुल, जुबली हिल्स, सनत नगर, अमीरपेट, खैरताबाद, गच्चीबौली, उप्पल, एलबी नगर, दिलसुख नगर, मलकपेट, कोठी और पुराने शहर के कई इलाकों में बारिश हुई। बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया, जिसके नतीजे में सड़क इस्तेमाल करने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। जीएचएमसी के अहदेदार महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश के इंतबाह के बाद चौकस हो गए। अजला से मौसूला इत्तलात में कहा गया है कि बाद अजला में बारिश हुई। आदिलाबाद के गढ़ी हतनूर में 4 सेंटीमीटर, निर्मल के भैंसा में 5 सेंटीमीटर, करीमनगर के रामागुंडम में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बेशतर प्रोजेक्ट्स में पानी का बहाव देखा जा रहा है। एक ही खानदान के 4 अफराद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के द्वारका नगर में वाक़ प्राइवेट लॉज में मुर्दा पाए गए। उनकी शनाख्त 32 साला बी अप्पला राजू, उसकी बीवी 27 साला मानसा और 2 बच्चे 6 साला स्वास्तिक और 5 साला कीर्ति के तौर पर की गई है। पुलिस ने ये बात बताई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि अप्पला राजू, जो विशाखापट्टनम के पंदुर्ती इलाके का रहने वाला है, ने पहले अपने बच्चों और बीवी का गला दबाकर उनका कत्ल किया और फिर लॉज के कमरे में पंखे से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। ज़िले निज़ामाबाद के बोधन टाउन में नामालूम हमला और अनेक 23 साला शख्स को पीट कर हलाक कर दिया। मकतूल की शनाख्त संकारा रेड्डी के नाम से हुई है, जो नंदीपेट के कुंताम गांव का रहने वाला है।
ख्याल किया जाता है कि संदीप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, जहां पर लड़की के अहल खाना ने उस पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। संदीप के खानदान के अफराद ने इस लाश को बोधन में सड़क पर पाया। तिपाती लड़की के मामू ने बताया कि संदीप ने इससे फ़ोन पर बात की, वो परेशानी में है। संदीप के वालिदीन की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। चारशुमे की रात भोलकपुर मुशीराबाद में एक आवारा कुत्ते ने 2 बच्चों समेत 5 लोगों को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक ये कुत्ता इंदिरा नगर में राहगीरों पर हमला कर रहा था। बहुत से अफराद इसके हमले से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए, ताहम 2 बच्चों समेत 5 अफराद को इसने जख्मी कर दिया। कुछ मकामी लोगों ने इसको भगाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेकार साबित हुई। उसके बाद इन लोगों ने कुत्ते को सलाखों से मार मार कर जख्मी कर दिया। कुत्ता जख्मों की ताब न लाकर मर गया। जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया। उन्हें एंटी रेबिस इंजेक्शन लगवाए गए। मुकामी अफराद ने इस वाक़े को GHMC हुकाम की वक़फ़ियत में लाया। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। आपको याद दिला दें, 27 अगस्त को आवारा कुत्तों के ग्रुप ने मोटरसाइकिल का पीछा किया, जिससे मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गए, जिस पर मां और बेटा सवार थे। इसमें बेटा जख्मी हो गया और मां मौके पर ही दम तोड़ गई थी। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।